हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था एम्पलीफायर्स के बारे में। एम्पलीफायर, जैसा कि हमने देखा था कि एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशंस का वर्किंग करता है, अर्थात ये लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो हमने देखा था कि हम लोग ट्रांजिस्टर से 3 प्रकार के एम्पलीफायर्स बना सकते हैं। तो उसमें से जो पहला था कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स, उसका मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो हम लोग उसका देख रहे थे, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स का मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो इस एम्पलीफायर्स में से हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल्स होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर्स का इमीटर्स वाला टर्मिनल्स कॉमन रखते हैं इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के लिए। अर्थात जब हम लोग इनपुट और आउटपुट सर्किट में इमीटर्स टर्मिनल्स को कॉमन रखेंगे तो उससे जो एम्पलीफायर्स बनता है उसे हम लोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का, बीजेटी ट्रांजिस्टर्स का मुख्य 2 प्रकार हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो एनपीएन के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर, अर्थात हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर से कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स को बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एम्पलीफायर वर्किंग करता है। तो बाकी एम्पलीफायर्स को समझने के लिए और कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड तमाम जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर से, इसलिए इसमें एरो अंदर की ओर होगा, इस प्रकार से। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ये वाला टर्मिनल्स इमीटर है, ये बेस है और ये टर्मिनल्स कलेक्टर हैं। इस प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इमीटर बेस इमीटर्स वाले भाग को फॉरवर्ड बेसिंग करते हैं, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं। पीएनपी अर्थात इमीटर और कलेक्टर पी टाइप्स के रीजन्स हैं। पी टाइप और एन टाइप रीजन्स को जानने के लिए आप हमारी पहले वीडियो को देखें, वहाँ पर आपको पी टाइप्स और एन टाइप्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ऊपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखते हैं कि इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद, अर्थात जब इमीटर और कलेक्टर्स का पी रीजन से और बेस का एन रीजन से, तो इस प्रकार से बेस और इमीटर्स को फॉरवर्ड बेसिंग करने के लिए हम लोग एक सेल्स को इस प्रकार से कनेक्शन देंगे। इस प्रकार से इमीटर्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और बेस को नेगेटिव टर्मिनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्पलीफायर्स इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफिकेशंस करता है। वो इनपुट सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड्स को कई टाइम्स बढ़ा देता है। तो इसलिए हम लोग इस टर्मिनल्स में इनपुट सिग्नल देंगे। ये इनपुट सिग्नल्स को डिनोट कर रहा है, अर्थात यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल्स को अप्लाई करेंगे, जिससे इनपुट वोल्टेज अप्लाई होगा। और यहाँ पर हम लोग आउटपुट को ऑब्टेन करेंगे। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यहाँ एक रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, जिसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि कलेक्टर और इमीटर्स दोनों पी टाइप्स के रीजन से, इसलिए हम लोग इमीटर्स को फॉरवर्ड बेसिंग करेंगे और कलेक्टर्स को रिवर्स बेसिंग। कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा।
हम लोग दो सेल्स को भी जोड़ सकते हैं, अर्थात ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल्स, अर्थात यहाँ पर जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं, आउटपुट वोल्टेज। और यही आउटपुट वोल्टेज आउटपुट सिग्नल होता है। यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई होता है उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट, वो इनपुट सिग्नल भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है, अर्थात हम लोग वोल्टेज को इधर से इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमको आउटपुट ऑब्टेन होगा। तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशंस में आप देख रहे हैं कि इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में ट्रांजिस्टर्स का इमीटर्स वाला टर्मिनल दोनों के लिए कॉमन है, अर्थात इस इमीटर्स को इनपुट सर्किट के लिए भी जोड़ा गया है और आउटपुट सर्किट के लिए भी, लेकिन बाकी टर्मिनल्स में इसमें बाकी टर्मिनल्स अर्थात बेस को इनपुट में जोड़ा गया है और कलेक्टर्स को आउटपुट में। चूँकि यहाँ पर इमीटर्स कॉमन है इसलिए इस प्रकार के एम्पलीफायर्स को कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कहते हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये वर्किंग को करेगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ के अनुसार इनपुट करंट और आउटपुट करंट बराबर होता है, अर्थात किसी ट्रांजिस्टर्स में या किसी भी सर्किट या कहीं पर भी जितना करंट घुसता है उतना ही करंट निकलता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि इमीटर से करंट इंटर करेगा और बेस और कलेक्टर से करंट आउट करेगा, बाहर निकलेगा। अगर इमीटर से करंट घुस रहा है और बेस और कलेक्टर से करंट निकल रहा है तो किरचॉफ्स लॉ के अनुसार IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। इस नियम के अनुसार समझ सकते हैं कि जितनी अधिक मात्रा में कलेक्टर से करंट इंटर करेगा, जितनी अधिक मात्रा में इमीटर से करंट पास होगा इस ट्रांजिस्टर से, वही करंट बेस और कलेक्टर से निकलेगा, अर्थात बेस का करंट और कलेक्टर से करंट का योग इमीटर्स करंट के योग के बेस के करंट और कलेक्टर्स करंट का योग इमीटर्स करंट के बराबर होगा, अर्थात इमीटर्स का करंट बेस का करंट और कलेक्टर्स के करंट के योग के बराबर होगा, जिस प्रकार से आप इक्वेशन में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीनों करंट के बीच में ये रिलेशनशिप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं वोल्टेज के बारे में कि यहाँ पर वोल्टेज किस प्रकार से कितना होगा। तो इस सेल्स को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेल बेस और इमीटर्स के बीच वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस वोल्टेज कहते हैं, अर्थात ये वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस वोल्टेज है यहाँ पर जो वोल्टेज होगा। और ये वोल्टेज चूँकि आप देख रहे हैं कि कलेक्टर्स और इमीटर्स के बीच अप्लाई हो रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कहते हैं, अर्थात ये वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है और ये वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस वोल्टेज है। इस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज जो होगा उसको हम लोग इस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं। आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज, इसको हम लोग यदि V0 से डिनोट करते हैं तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सेल्स में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस एक बीच में लगा हुआ है जिसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको RL से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से इस वोल्टेज में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कमी होगा बस वही कमी होगा इस वोल्टेज में, अर्थात आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चूंकि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है इसलिए इसके वोल्टेज में इसके अक्रॉस थोड़ा सा कमी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा वो इस वोल्टेज और यहाँ जो एक कमी हुआ उसको घटा देने पर जो ऑब्टेन होगा वो होगा। तो इस प्रकार से आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं VCE माइनस ICRL, अर्थात जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से इमीटर से जो करंट पास होता है उसे IE से डिनोट करते हैं
और चूँकि कलेक्टर से भी करंट पास होगा, इससे हम लोग IC से डिनोट करते हैं। अर्थात कलेक्टर से जो करंट पास होगा हम लोग उसे IC से डिनोट करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो करंट होगा वो IC है। तो इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस जो वोल्टेज कमी होता है, इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस जो वोल्टेज कमी होता है उसे हम लोग ICRL से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, अर्थात वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इनटू रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वोल्टेज है ये इसमें जो थोड़ा सा कमी होगा उसको यदि घटा देते हैं इस वोल्टेज ऑफ कलेक्टर्स इमिटर्स में, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उसको घटा देते हैं तो यहाँ का वोल्टेज हमको ऑब्टेन हो जाएगा। इस इक्वेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ के वोल्टेज में इस वोल्टेज ड्रॉप को घटा देंगे तो इस टर्मिनल्स का वोल्टेज हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू V0, इसे V0 से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू VCE माइनस ICRL, अर्थात ये वोल्टेज इसके अक्रॉस जो कमी हुआ उसको डिनोट कर रहा है। तो देखते हैं अब हम किस प्रकार से ये वर्किंग को करेगा और कैसे इसमें वोल्टेज की कमी होता है, किस प्रकार से ये कम और ज़्यादा इसमें होता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल या फिर इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, अर्थात यहाँ आपको आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होगा। तो चूंकि ये इनपुट है, ये इनपुट AC होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का में हम लोग करंट का डायरेक्शन AC का ही केवल बदलता है, DC के करंट के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात हम लोग एम्पलीफिकेशन हमेशा AC करंट का करते हैं, DC का एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। तो इसलिए ये जो करंट होगा वो AC कंपोनेंट्स का होगा, अर्थात एक बार करंट का डायरेक्शन इधर होगा और एक बार इधर होगा। तो जब देखते हैं कि जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो क्या होगा, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो ये बेस और इमीटर्स में जो फॉरवर्ड बायसिंग हुआ था वो डिक्रीज करेगा, अर्थात इस करंट में जब इस डायरेक्शन में जब करंट पास होगा तो बेस और इमीटर्स का फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज करेगा, कम होगा, जिसके कारण इमीटर्स करंट में डिक्रीजमेंट होगा। और जब इमीटर्स करंट में डिक्रीजमेंट होगा तो इस इक्वेशन के अनुसार कलेक्टर करंट में भी डिक्रीजमेंट होगा, अर्थात इमीटर्स करंट में डिक्रीजमेंट होने के कारण कलेक्टर करंट में डिक्रीजमेंट हो रहा है। और जब कलेक्टर करंट में डिक्रीजमेंट हो रहा है अर्थात यहाँ IC का वैल्यू जब डिक्रीज कर रहा है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। और जब इसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो फिर चूंकि इस प्रोडक्ट के वैल्यू डिक्रीज कर गया है तो इस इक्वेशन के अनुसार जैसा कि देखने कि जब ये छोटा होगा, इसका वैल्यू कम होगा तो V0 का वैल्यू इंक्रीज करेगा, अर्थात बढ़ेगा। इस इक्वेशन को हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं और देखते हैं डिटेल में से किस प्रकार से इसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होता है। अर्थात इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि जब IC का वैल्यू डिक्रीज होता है तो इसका प्रोडक्ट का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, और जब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो इस इक्वेशन के अनुसार जब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो V0 का वैल्यू इंक्रीज होगा, अर्थात जब इसके प्रोडक्ट में डिक्रीजमेंट होता है तो V0 अर्थात आउटपुट और कलेक्टर वोल्टेज में इंक्रीजमेंट होता है। और देखते हैं कि जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा अर्थात AC ये इनपुट सिग्नल्स में करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो इस कंडीशन में बेस और इमीटर्स फॉरवर्ड बायसिंग होगा, और जब बेस इमीटर फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो इमीटर करंट में इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात इमीटर्स करंट बढ़ेगा। और जब इमीटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। इस इक्वेशन के अनुसार जब इमीटर्स करंट में इंक्रीजमेंट होता है तो कलेक्टर करंट में भी इंक्रीजमेंट होगा। और फिर इस इक्वेशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब IC का वैल्यू बढ़ेगा
तो फिर ICRL अर्थात इसका प्रोडक्ट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। और जब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इस कंडीशन में V नॉट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अर्थात आप इस इक्वेशन देख रहे हैं कि जब करेंट्स का डायरेक्शन इधर होता है तो फिर जब करेंट्स का डायरेक्शन इधर होता है तो फिर V नॉट का वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता है। अर्थात जब करेंट्स का डायरेक्शन इधर होता है तो V नॉट का वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन जब करेंट्स का डायरेक्शन इधर से होता है तो फिर V नॉट के वैल्यू में डिक्रीजमेंट होता है। तो इसके लिए आप एक ग्राफ इस प्रकार से बना सकते हैं। अर्थात ये इनपुट सिग्नल्स है। अर्थात जब इस इनपुट सिग्नल्स में करंट पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर मूवमेंट को इस प्रकार से करता है, जब करंट का डायरेक्शन इधर से होगा मैंने करंट का डायरेक्शन हाफ पॉजिटिव होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होता है, और जब ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है। अर्थात इस इनपुट सिग्नल्स में जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अर्थात आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स में पाई का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है। अर्थात इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम इस इनपुट सिग्नल्स में पॉजिटिव हाफ होता है, जब इनपुट सिग्नल्स पॉजिटिव हाफ में होता है तो फिर इसका वैल्यू डिक्रीज होता है, और जब ये नेगेटिव हाफ होता है तो इसका वैल्यू में इंक्रीज होता है। अर्थात ये एम्प्लीफिकेशंस तो करता है लेकिन एक पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। अर्थात ये एम्प्लीफायर्स एम्प्लीफिकेशंस का वर्किंग करता है, लेकिन इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।